everyone and welcome back to my YouTube channel The Science Spot। आज हम लोग रेस्पिरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, लेकिन उस समय आपने ये नहीं जाना था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आज हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स टू रिलीज एनर्जी। वो प्रोसेस जिसके द्वारा फूड को या खाने को तोड़ते हैं एनर्जी पाने के लिए। देखिए, हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें हमको एनर्जी देने के लिए होती हैं या हमें जिंदा रखने के लिए। बाय डाइजेशन में हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है और बड़े बड़े फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। रेस्पिरेशन में जैसे मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, रोटी, चावल, आलू, उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन में वो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा? ग्लूकोज में। और रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज टूटता है और क्या देता है? एनर्जी। सर्कुलेशन क्या करता है? ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिससे आपको ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से ही रेस्पिरेशन होता है, तो वो भी एनर्जी दे रहा है। मतलब हमें हर प्रोसेस एनर्जी दे रही है। तो जिंदा रहने के लिए एनर्जी जरूरी है। सांस लेना जरूरी नहीं है, सांस हम लेते हैं ताकि ऑक्सीजन अंदर आए और हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो। अगर हमारे पास बिना ऑक्सीजन के सांस लेने का तरीका होता, हमारे पास बिना ऑक्सीजन के एनर्जी लेने का तरीका होता, तो हम लोग बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहते। जैसे बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं फिर भी जिंदा रहते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब सांस नहीं लेते हैं वो। क्या बैक्टीरिया के पास मुंह होता है? देखा है क्या आप लोगों ने? बैक्टीरिया के पास मुंह, नाक, कान आप लोग ले आए। बैक्टीरिया के पास माउथ, नोज तो होता नहीं, वो सांस तो लेते नहीं, फिर भी वो जिंदा है। तो बिना ऑक्सीजन के भी आप जिंदा रह सकते हैं, बशर्ते आपके पास एनर्जी अवेलेबल होनी चाहिए। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, एक सेल से बना है, तो वो बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी ले लेता है, क्योंकि उस समय कम एनर्जी मिलती है। और हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, हम लोग को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन से एनर्जी लेते हैं। अब ऑक्सीजन से एनर्जी ज्यादा क्यों बनती है, वो भी आप आगे पढ़ेंगे। वीडियो को देखते रहिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। तो रेस्पिरेशन में हम फूड को तोड़ते हैं एनर्जी लेने के लिए। अब कैसे फूड को तोड़ेंगे, कैसे एनर्जी मिलेगी, आगे देखते हैं। पहले हम रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का। कौन कौन से देखेंगे? पहले टाइप को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। पहले टाइप को क्या बोलते हैं बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरे टाइप को बोलते हैं बेटा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस समझेंगे। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, रेस्पिरेशन which occurs by the help of oxygen is called aerobic respiration। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मदद से होता है उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन which occurs without the help of oxygen is called anaerobic respiration। बिना ऑक्सीजन के जो होगा उसको क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरो का मतलब होता है एयर, तो वो रेस्पिरेशन जिसमें एयर इन्वॉल्व हो, एयर मतलब ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसमें एयर इन्वॉल्व ना हो, ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो, उसको क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। होप आप लोग को बात समझ में आ रही होगी, दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको एयर या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, इसलिए आपको सांस भी लेना पड़ेगा, ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो हमने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फर्क होता है। अब आप वो फर्क देखेंगे। ब्रीदिंग असल में रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है।
रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें दो फेज होते हैं। फेज मतलब टुकड़े होते हैं। पहले फेज को बोलते हैं बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक फेज को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको दूसरा नाम देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इंटरनल या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और दूसरे फेज को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम होता है ब्रीदिंग, सांस। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का दूसरा मतलब क्या होता है बेटा? सांस लेना, ब्रीदिंग। समझ आएगा? तो हम लोग जब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन हममें होता है, इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, पेड़ों में होता है। तो हम लोगों में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, तो हम लोग पहले सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और CO2 बॉडी के बाहर निकल जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि भाई हम जब सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आ रही है, और जब एक्सेल कर रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं, तो CO2 आ रही है? तो ये कैसे हो रहा है? तो ये समझते हैं कि ऑक्सीजन CO2 में कैसे बदलता है। ये ऑक्सीजन CO2 में बदलता है इंटरनल रेस्पिरेशन में। पहले इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब समझिए। इंटरनल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर मतलब जो सेल में हो। तो रेस्पिरेशन का वो हिस्सा जो सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का वो हिस्सा जो सेल के बाहर होता है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ। इसको सांस लेना भी कहते हैं, ब्रीदिंग। तो जो सांस आप लेते हो वो सेल्स के बाहर लेते हैं, किसमें? लंग्स में लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि आपने ब्रीदिंग के समय ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आया, लेकिन रिलीज कौन हो रहा है? CO2। अभी ऑक्सीजन CO2 में बदल कैसे रहा है वो हम किसमें समझेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन में। आइए देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में दो फेज है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में दो फेज है, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी के अंदर आती है और CO2 रिच एयर बॉडी के बाहर जाती है। अब ये ऑक्सीजन CO2 में बदलता कैसे है? तो अगर इंटरनल रेस्पिरेशन देखें, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन का पार्ट चलता है, वो अगर देखें तो हमारा ब्लड जब बॉडी में बहता है बेटा, तो उसमें ग्लूकोज भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ये ब्लड ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है। तो ब्लड फ्लो करने लगा और उसने ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाया। सेल ने क्या किया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ब्लड से उठा लिया और एक प्रोसेस की। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। ऑक्सीजन आप जानती हैं। और जो प्रोडक्ट बने वो क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो रिएक्टेंट क्या था बेटा? रिएक्शन। देखिए रिएक्शन हमने आपको बताया हुआ, रिएक्शन मतलब चेंज, बदलाव। रिएक्शन मतलब ये नहीं एरो और प्लस, आपको पता चले पेट में एरो और प्लस चल रहा है, ऐसा नहीं है बेटा। रिएक्शन मतलब क्या होता है? बदलाव। तो यहाँ पे भी रिएक्शन का मतलब क्या है? बदलाव। यहाँ पे कौन बदल रहा है? ग्लूकोज। किसमें बदल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। जब इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। ये एनर्जी जो होती है इसकी वैल्यू होती है 686 किलो कैलोरी के करीब। एनर्जी की वैल्यू क्या है? 686 किलो कैलोरी। एनर्जी को स्टोर करते हैं एटीपी के रूप में। एटीपी क्या होता है अभी आपको बता देते हैं। एटीपी के रूप में लगभग 36 या 38 एटीपी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी इंटरनल रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है। एक तरीके में 36 एटीपी बनता है, एक में 38। तो अगर आपकी बुक में 36 लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और 38 लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों करेक्ट है बेटा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे गौर करिए। ऑक्सीजन आपने इनहेल किया और CO2 आपने एक्सहेल किया। तो ये जो ब्रीदिंग में आप ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ला रहे हो, CO2 बॉडी के बाहर लेके जा रहे हो, किस प्रोसेस में हो रहा है? इंटरनल रेस्पिरेशन में। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन और CO2 कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं। अब बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन। जैसे आप रटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे ग्लूकोज ही क्यों चूज किया? भाई रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स टू रिलीज एनर्जी। तो फूड तो आप रोटी भी खाते हैं जिसमें ग्लूकोज मिलता है, दाल खाते हैं जिसमें प्रोटीन मिलता है, और ऑयल लेते हैं जिसमें फैट मिलता है। तो हमने प्रोटीन और फैट क्यों यूज किया है, सिर्फ ग्लूकोज क्यों यूज किया?
हमारी बॉडी में जो इंस्टेंट सोर्स एनर्जी का मतलब जो तुरंत आपको एनर्जी देते हैं वो ग्लूकोज होता है। जैसे आप लोग को ऐड देखा होगा ग्लूकॉन डी का, आप लोग पीते भी होंगे, स्कूल से आते हैं थके आ रहे हैं, मम्मी मैं बहुत थका हूँ, तो मम्मी आपको ग्लूकॉन डी ला के दे देती है, क्योंकि ग्लूकॉन डी में ग्लूकोज होता है, वो आपको तुरंत एनर्जी देता है। तो आप जो भी खाना खाते हैं उसको हमारी बॉडी कोशिश करती है कि ग्लूकोज में बदल दे और उससे आपको तुरंत एनर्जी मिल जाए। इसलिए हम रेस्पिरेशन में मेनली क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज। अब बैलेंस करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अगर राइट साइड पे लिखा है तो सिर्फ कार्बन के साथ है, अगर लेफ्ट साइड पे लिखा है तो कार्बन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। तो यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन, तो कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे 12, यहाँ पे भी देखिए 6 2 12, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 6 2 12 है, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो 12 + 6 कितना होगा, 18। यहाँ पे भी देखिए 6 2 12, और यहाँ पे 6, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो 6 1 6, तो 12 + 6 कितना होगा, 18। तो दोनों तरफ देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब एटीपी समझते हैं बेटा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये बहुत डिटेल में होता है चीजें। एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड से बना होता है, इसको बोलते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या है, नाइट्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है, इसको हम ए से दिखा रहे हैं। इससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं, आप पढ़ते होंगे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। जब आप इसको आयनाइज करते हैं तो बनता है 3H+ और PO4 3- भाई एक H+1 का चार्ज तो 3H+3 का चार्ज। अगर H+3 है तो फॉस्फेट पे -3 होगा, तभी दोनों मिलेंगे, क्योंकि चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो एडिनोसिन से पहले एक फॉस्फेट जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मतलब एक। जब दो फॉस्फेट एडिनोसिन से जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई की जगह डाई, डाई मतलब दो। जब एडिनोसिन से 3 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जब ट्राइफॉस्फेट बनता है बेटा तो बॉन्ड में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। भाई रेस्पिरेशन हुआ, 686 किलो कैलोरी बनी। अब ये एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, फॉस्फेट को जोड़ेगी एडिनोसिन से। और किससे जोड़ेगी, बॉन्ड से। बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करने का फोर्स, और बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही डाइफॉस्फेट जब बनता है तब भी एनर्जी स्टोर होती है। मोनोफॉस्फेट में एनर्जी नहीं होगी, डाई और ट्राई वाला जो फॉस्फोरस है उसके बॉन्ड में एनर्जी होगी। जब एनर्जी चाहिए होती है तब इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। पहले एडीपी बनता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर तोड़ते हैं तो एएमपी बनता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इससे आपको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो एटीपी आपको एनर्जी देता है कैसे, बॉन्ड को तोड़ करके। एटीपी में एनर्जी स्टोर किस में होती है, बॉन्ड्स में स्टोर होती है। एटीपी का एक और नाम होता है, एटीपी का दूसरा नाम होता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल की करेंसी है एनर्जी देने वाली। करेंसी मतलब पैसा, मुद्रा। देखिए आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में पैसा नहीं चलता था, वहां पे 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो चावल ले लेते थे। अब मान लीजिए हम बहुत अमीर है, हमारे पास 10 किलो चावल होगा, आप गरीब हैं, आपके पास 1 ही किलो गेहूं होगा, तो आप हमको 1 ही किलो गेहूं तो दे पाएंगे, तो मेरा 1 ही किलो चावल आप तक पहुंच पाएगा। बाकी बचा हुआ 9 किलो चावल हम क्या करेंगे, तो उसको अगर हम रखेंगे तो खराब भी हो जाएगा। तो इसलिए पैसा शुरू किया गया, पैसे का सिस्टम। अब पैसे के सिस्टम में क्या है, जिसके पास 10 किलो चावल खरीदने का पैसा होगा वो हमसे 10 किलो चावल ले लेगा। या मान लीजिए 10 लोग हैं, एक आदमी ने पैसा दिया 1 किलो चावल ले लिया, ऐसे 10 आदमी ने पैसा दे के 10 किलो चावल ले लिया। अब हम पैसा रखे हुए, मेरा पैसा खराब तो होगा नहीं, जब हम चाहेंगे खर्चा करेंगे और सामान ले लेंगे। ऐसे ही एटीपी भी एनर्जी करेंसी है। जब एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में तो कुछ ही एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर पाती है, बाकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो वेस्ट हो जाएगी तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मेरे ख्याल से आपको एटीपी समझ में आ गया है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ऑक्सीजन CO2 में बदल रहा है। इंटरनल एस्पिरेशन में बदलता है। अब एक्सटर्नल एस्पिरेशन मतलब सांस लेना। अब सांस लेने में दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप को बोलते हैं बेटा इंस्पिरेशन, और दूसरे को बोलते हैं एक्सपिरेशन। सांस लेने में दो स्टेप्स होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। मतलब ऑक्सीजन
रिच एयर को, वो एयर जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आती बेटा, और सारी गैसेस भी आती है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन। तो वो पार्ट ब्रीदिंग का जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं उसको इंस्पिरेशन कहते हैं। अब वो पार्ट ब्रीदिंग का जिसमें हम CO2 रिच एयर को बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। समझ में आया आपको? अब ये कैसे होता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इसका चलिए मैकेनिज्म समझते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे हम लोग सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद हम एरोबिक करेंगे। फिलहाल हम एरोबिक को ही देखेंगे। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सांस कैसे लिया जाता है। तो सांस लेने में दो स्टेप्स होते हैं इनका, अभी हमने बताया इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। जैसे आप देखते हैं विक्स इनहेलर सूंघा जाता है, तो इनहेल मतलब अंदर लेना। अब देखिए सांस कैसे लेते हैं। हमने कल आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना के दिखाया है, आज हम पूरा नहीं बनाएंगे। आज हम सिर्फ ट्रेकिया बना रहे हैं। ट्रेकिया से हम ब्रोंकाई बना रहे हैं, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। लेफ्ट साइड पे राइट लंग होगा और राइट साइड पे लेफ्ट लंग होगा। आर लेफ्ट पे राइट लंग बड़ा होगा, लेफ्ट लंग छोटा होगा। और आपको याद होगा लंग्स के नीचे एक मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर थी, उस मसल से बने हुए स्ट्रक्चर को बोलते थे डायफ्राम। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मेरा पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें, पुराना लेक्चर, उसके बाद उनको समझ में आएगा कि क्या पार्ट्स इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में या सांस लेने में। डायफ्राम का शेप हमने आपको दिया था, डोम शेप होता है, गुंबद की शेप का, मस्जिद मंदिर पे जो गुंबद लगा होता है उसकी शेप का होता है। ठीक है, अब हम सांस कैसे लेंगे देखेंगे। दो स्टेप्स हैं आपके, एक था इंस्पिरेशन, एयर को बॉडी के अंदर लेना, और दूसरा था एक्सपायरेशन, सांस को बॉडी के बाहर निकालना। अब देखिए सांस जब अंदर लेनी होती है बेटा, आपको पता है कोई भी चीज मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। एयर मूव करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। अगर आपको एयर बॉडी के अंदर लेना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर प्रेशर कम कर लेंगे और बाहर प्रेशर कम रखेंगे, सॉरी बाहर प्रेशर ज्यादा रखेंगे, तभी एयर बाहर से अंदर आएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। अब अंदर प्रेशर कम करने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता है बॉयस लॉ आपने पढ़ा होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हम गैस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, है ना। देखिए आप, ये गैस है, प्रेशर बढ़ाया हमने, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका उल्टा अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर देखिए कम होता चला जा रहा है। अब हमें क्या करना है, अपनी बॉडी के अंदर प्रेशर कम करना है, तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। जब हम सांस इनहेल करते हैं बेटा, तो देखिए हमारी जो चेस्ट की कैविटी है, चेस्ट में जो खाली जगह है वो बढ़ जाती है। भाई आपके रिब्स बाहर की तरफ आते हैं, रिब्स ही तो आपके लंग्स के पास है। अगर रिब्स बाहर आ गए तो लंग्स और रिब्स के बीच की जगह खाली हो गई, और जगह खाली हो गई तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड। जब रिब्स बाहर आते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब रिब्स बाहर कैसे आते हैं, रिब्स से दो मसल जुड़ी होती है, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल, और दूसरे को बोलते हैं बेटा इंटरनल इंटर कोस्टल मसल। इंटर का मतलब होता है बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स, तो वो मसल जो पसलियों के बीच में लगी है। एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, तो वो मसल जो पसलियों के बीच में बाहर की तरफ लगी है एक्सटर्नल, जो अंदर की तरफ लगी है इंटरनल। जब रिब्स को बाहर निकालना होता है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं तो पुलिंग का काम करती हैं, आगे की तरफ पुल करती हैं, जिससे आपकी रिब्स बाहर आ जाती है। और जब रिब्स बाहर आएगी तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। साथ साथ आपका जो डायफ्राम है,
इनहेलेशन के समय जब सांस अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन के समय ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैट। फ्लैट होगा तो देखिए यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ गया। अब अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया तो अंदर का प्रेशर कम हो गया। अब एयर का प्रेशर बाहर जाता है, अंदर कम, तो एयर बाहर से अंदर आ जाएगी। इसको बोलेंगे इंस्पायरेशन। जब सांस को बाहर छोड़ना होता है, भाई आपने सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन आपके लंग्स में आया और खून भी आपके दिल से लंग्स में आ रहा है। ऑक्सीजन खून में चला जाएगा और CO2 लंग्स में आ जाएगा। CO2 को भी निकालेंगे। अभी ऑक्सीजन सेल्स तक जाएगा जिसमें इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ेगा, CO2 वाटर और एनर्जी बन जाएगा। अब सांस बाहर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इसका ऑपोजिट करना है। जब एक्सहेलेशन करेंगे, एक्सपायरेशन, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का काम होगा। अच्छा, जब सांस बाहर निकालना होगा तो अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, बाहर प्रेशर कम, तभी एयर अंदर से बाहर जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। अब अंदर अगर प्रेशर बढ़ाना है तो अंदर वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। तो जो जैसे आपने इनहेल किया तो जब एक्सहेल करते हैं देखिए रिब्स वापस आ जाती है। तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है जो अंदर की तरफ लगी है वो रिब्स को आप पीछे की तरफ पुल करती हैं। जब रिब्स को पीछे की तरफ पुल करेंगे तो वॉल्यूम वापस से कम हो जाएगा। और ये जो डायफ्राम है ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर, सॉरी रिलैक्स कर जाता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो फ्लैट हो गया था, अब रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करेगा तो वापस से डोम शेप में आ जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम वापस से कम हो गया, जो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा था वो कम हो गया। अब जैसे ही वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब अंदर प्रेशर बढ़ गया, बाहर प्रेशर कम, तो एयर अंदर से बाहर चली जाएगी। तो अब आपको ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आप लोगों को समझने में। अब हम थोड़ा सा एनारोबिक रेस्पिरेशन भी समझ लेते हैं, जिससे कि आपका पूरा रेस्पिरेशन टॉपिक कवर हो जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आते हैं दोस्तों, देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मदद से नहीं होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अरे सरदार जी कभी हंस भी दिया करो, इतना सीरियस क्यों रहते हो? आप लोग हमसे यही कह रहे होंगे। सीरियस रहना पड़ता है। अभी ज्यादा मजाक करेंगे तो बच्चे कहेंगे ये सर पढ़ाते ही नहीं है, सिर्फ मजाक ही किया करते हैं। तो सीरियस रहना बहुत जरूरी है बेटा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन की मदद से होता है बेटा। अब आप सोच रहे होंगे बिना ऑक्सीजन के कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है? भाई रेस्पिरेशन मतलब फूड को तोड़ना एनर्जी लेने के लिए। अब वो फूड चाहे आप ऑक्सीजन से तोड़िए चाहे बिना ऑक्सीजन के तोड़ दिए। देखते हैं आइए। एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है बेटा। एक को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा होता है बेटा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो आपका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहले बात हम समझेंगे फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है बॉयल होना। फर्मेंटेशन मतलब बॉयल होना, फर्मेंट का मतलब टू बॉयल। देखिए जब CO2 गैस रिलीज होती है तो बबलिंग होता है, बबल्स बनते हैं। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक खोलिए तो झाग निकलता है, वो CO2 गैस की बबलिंग की वजह से निकलता है। और रेस्पिरेशन में आपने देखा है कि CO2 गैस रिलीज होती है, तो अगर CO2 गैस रिलीज होगी तो जैसे लगेगा कि कुछ उबल रहा है। उबलने को बोलते हैं बॉइलिंग, उबालना। तो फर्मेंटेशन मतलब होता है उबालना, बॉयल करना। तो ये फर्मेंटेशन क्यों कहलाया जा रहा है? क्योंकि CO2 निकलता है। ऐसा नहीं है कि पता चले रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें हम लोग उबलने लग जाए, तो चले हम ही लोग उबलने लग जाए, ऐसा थोड़ी नहीं बेटा। बस वो लगता है कि उबल रहा है। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा तो ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन चीजों को पूरी तरीके से जला देता है। रेस्पिरेशन को बर्निंग की तरह भी कंपेयर कर लेते हैं। बर्निंग मतलब जलाना। भाई ऑक्सीजन की मदद से काम कर रहे हैं ना, जब ऑक्सीजन की मदद से कोई काम करते हैं तो क्या होता है? बर्निंग ही होता है। ऑक्सीजन से ही तो आग लगती है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ग्लूकोज पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा, बर्न मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सिर्फ CO2 वाटर एनर्जी बनेगा। लेकिन जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है बेटा तो ग्लूकोज CO2 वाटर एनर्जी में पूरी तरीके से बदल नहीं पाता है, वो या तो फिर लैक्टिक एसिड बना देता है
क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है, या तो फिर ये ग्लूकोज इथेनॉल बना लेता है। अल्कोहल मतलब दारू, शराब, दारू तो पीते होंगे ना, अरे रात में चखने के साथ चलती होगी दारू। इथेनॉल को बोलते हैं बेटा स्पिरिट ऑफ वाइन, शराब की रूह। इस दुनिया में जितनी भी शराब बनती है उसमें इथेनॉल पड़ता ही पड़ता है। जितना ज्यादा इथेनॉल होगा उतनी ही अच्छी शराब होगी। अब घर पे बैठ के इथेनॉल बनाइएगा, ग्लूकोज लेके बनाइएगा। देखिए ये जो आपकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, ये एक फंजाई करता है, फफूंदी, उसको बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट एक फफूंदी है जो यूनिसेलुलर है, एक सेल से बनी है। देखिए फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, कई सारे सेल से बने होते हैं, लेकिन ईस्ट एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक सेल से बनी है। अब ये ईस्ट को अगर आप ग्लूकोज में डाल दें, अब ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, मान लिया अंगूर ले लिया, गुड़ ले लिया, गुड़ को जैगरी कहते हैं, गन्ने का जूस ले लिया, उसमें आप ईस्ट डाल दीजिए। वो ईस्ट इन सब में ग्लूकोज होता है। ग्रेप्स में मेनली ग्लूकोज ही होता है, इसलिए ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ईस्ट इनके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको अल्कोहल में बदल देता है और आपकी दारू बन जाती है। तो मान लिया रात में मन करे दारू पीने का, भट्टा बंद हो जाए, भट्टी बंद हो जाए, तो आप सीधे अंगूर में ईस्ट डाल दीजिए, आपकी दारू तैयार। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, है ना। तो इसी तरीके से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। और ये किसमें होता है, ईस्ट में। इसमें देखिए ग्लूकोज इथेनॉल में बदल जाता है और गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो उसको क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। ऐसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखेंगे बेटा, ग्लूकोज किसमें नहीं आता है, लैक्टिक एसिड में, ये हमारे मसल्स में होता है। अब आप सोच रहे होंगे हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन, अभी तो सर बोल रहे थे कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं बेटा, हमारे अंदर होता है एरोबिक ही रेस्पिरेशन है। लेकिन जब हम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, मान लीजिए बहुत देर से दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आप देखिए जब बहुत दौड़ रहे हैं तो हाफने लगते हैं, ताकि मुंह खोल लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ जाए। फिर भी हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पाती है, उस समय हमारी बॉडी क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक होगा, हमारे अंदर दारू तो बनी, जब पता चले हमारे अंदर दारू बनने लगा, भाई पीने लगे, हमारे अंदर बनता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड हमारे जॉइंट्स पे, जोड़ों पे जमा होने लगता है। अब जब जॉइंट पे जमा होता है ना, तो जॉइंट को मूव करना मुश्किल हो जाता है, जिससे थकावट लगने लगती है। और आप मान लीजिए दौड़ रहे हैं, और लैक्टिक एसिड जमा होने लगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो एक टाइम आएगा कि आप दौड़ ही नहीं पाएंगे, वहीं पे गिर जाएंगे। अच्छा, एनर्जी की कमी क्यों हो रही है, थकावट क्यों लग रही है, उसका देखिए रीजन क्या है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 या 38 एटीपी बन रहा था, और यहाँ सिर्फ 2 एटीपी बन रहा, मतलब यहाँ एनर्जी कम बन रही, इसलिए थकावट लगने लगती है। लेकिन अगर आप लेट जाइए, आराम करने लगिए, तो ऑक्सीजन की कमी वापस से पूरी होने लगेगी। खाना मत खाइए, कुछ खाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लेट जाइए, तो ऑक्सीजन वापस से आपको मिलने लग जाएगा। जब ऑक्सीजन वापस से मिलेगा तो वापस से क्या शुरू हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये लैक्टिक एसिड आपकी वापस से CO2 और वाटर बना लेगी, और एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, आपका हाथ पैर भी मूव करने लगेगा, थकावट भी कम हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को रेस्पिरेशन पूरा? मेरे ख्याल से पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ बढ़िया सही आपके लिए लेके आएंगे। वैसे तो अभी भी फिजियोलॉजी चल रहा है, तो फिजियोलॉजी ही लेकर के आएंगे। जब फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत से बच्चों ने एनिमल किंगडम के लिए भी कहा है, तो फिजियोलॉजी के बाद कोशिश करेंगे एनिमल किंगडम स्टार्ट करते। बहुत लेंदी टॉपिक है, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, कई वीडियोस में डालना पड़ेगा, इसलिए अभी अवॉइड कर रहे हैं। पहले फिजियोलॉजी खत्म हो जाए, उसके बाद एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। ओके। और हाँ, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए और दूसरों की मदद करिए। ये नहीं है कि खुद फायदा उठाना है। ओके, थैंक यू, बाय।